अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के एक और नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बायोलॉजी की जो बेसिक ब्रांचेस हैं उनके हवाले से बताया जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि हम बायोलॉजी के अंदर भी किसी खास चीज़ के हवाले से इल्म हासिल करें। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि हम हमारे सेल्स के बारे में इल्म हासिल करें, या फिर हो सकता है कि हम लोग हमारे ऑर्गन्स के बारे में इल्म हासिल करें। तो जब हम लोग साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर खास फील्ड को डिस्कस कर रहे होते तो वो हमारे पास बायोलॉजी की एक खास ब्रांच जो है बन जाती है। यही बात बयान की जा रही है कि मॉडर्न बायोलॉजी जो है उसके अंदर हमें जानदारों के स्ट्रक्चर, जानदारों के बॉडी के स्ट्रक्चर और उनके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं और उसके अलावा किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन सब के हवाले से बताया जाता है। बताया जा रहा है कि 20वीं सेंचुरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजी के अंदर रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे बायोलॉजी की डिवीजन्स और कई सारे बायोलॉजी की ब्रांचेस हमारे पास बनी है। पहले हमने डिवीजन्स का जिक्र किया था, बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह से कई सारी और ब्रांचेस जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो कुछ ब्रांचेस का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले जिस ब्रांच का हम जिक्र करेंगे वो होगी सेल बायोलॉजी। इसे दूसरा साइटोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि जो लफ्ज़ साइटो होता है वो सेल के लिए इस्तेमाल होता है और लॉजी का मतलब जो है वो स्टडी होगा। तो साइटोलॉजी या इसको हम सेल बायोलॉजी हम कह सकते हैं। साइटोलॉजी के अंदर क्या होगा कि हम लोग स्टडी करते हैं सेल की एंड इट्स ऑर्गेनेल। सेल के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं सेल के, जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। सेल के जो पार्ट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, तो सेल के जो हिस्से हैं उनको भी पढ़ा जाएगा और सेल की भी स्टडी की जाएगी। साथ में इसमें एक और चीज़ भी स्टडी की जाएगी, वो होगी सेल डिवीजन, कि कैसे सेल बढ़ता है, सेल साइकिल, पूरी सेल की ज़िंदगी कि सेल कैसे बढ़ता है, फिर कैसे वो डिवाइड होता है, कैसे नए सेल्स बनते। तो ये सारा जो है सेल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाएगा। और फिर जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं, मिसाल एक सेल है, फिर दूसरे सेल के साथ, फिर तीसरे सेल के साथ, फिर चौथे सेल के साथ, ऐसे जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ की स्टडी को जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब लाजिम बात है, हम एनिमल्स के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के अंदर हिस्टोलॉजी काफ़ी अहमियत जो है वो हासिल कर लेती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि काज ऑफ डेथ जो है वो किसी भी इंसान का, किसी भी एनिमल का किस तरह से रहा है, टिश्यू डैमेज वगैरह सारी चीज़ें इससे पता चलेगी। कैंसर की स्टडी में भी हिस्टोलॉजी काफ़ी अहमियत वाली हो सकती है कि हम लोग देखेंगे किस तरह से जो कैंसरियस सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो स्टडी किए जा रहे हैं, किस तरह से उन पर दवाइयों का असर हो रहा है। तो हिस्टोलॉजी काफ़ी एक अहम ब्रांच जो है साबित हो सकती है। फिर एक और ब्रांच है जिसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। हम फिजियोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन का डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान में रखिएगा, पहले सेल्स होते हैं अकेले, सेल्स जुड़े तो टिश्यू बने, और कई सारे टिश्यूज आपस में जुड़ेंगे तो ऑर्गन बनेंगे। तो मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा फिजियोलॉजी के अंदर। जैसे कि कान एक ऑर्गन है, इसी तरह से आई एक ऑर्गन है, जुबान एक ऑर्गन है, और उसके अलावा हमारा स्टमक, हमारा हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स हैं, तो उनकी स्टडी फिजियोलॉजी। फिर ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब हम किसी ऑर्गन को अलहदा से स्टडी करते तो वो एक अलग ब्रांच बन जाती है। जैसे हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी बन जाती, इसी तरह से लंग्स की स्टडी पल्मिनोलॉजी बन जाती। तो अलग अलग फिर और मजीद ब्रांचेस भी फिजियोलॉजी के अंदर आ जाती है। मेडिकल के अंदर फिजियोलॉजी एक काफ़ी अहम ब्रांच जो है साबित हो सकती है। एक और मेडिकल के अंदर काफ़ी अहम ब्रांच होती है, वो होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम लोग बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी की जो बनावट है, जैसे कि हमारी बॉडी में गोश्त कहाँ कहाँ मौजूद है, मसल्स कहाँ कहाँ मौजूद है, हमारे ऑर्गन्स किस किस जगह पर मौजूद है, हड्डियाँ कहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो ये सारा इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी, इंटरनल बॉडी पार्ट्स का स्टडी ये एनाटॉमी में होगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग इंटरनल बॉडी को स्टडी करेंगे, हमारी बॉडी के अंदरूनी हिस्सों को स्टडी करेंगे, तो हम लोग खुली आंख से तो स्टडी कर नहीं सकते, तो हमें लाजमी जो है कट करना पड़ेगा। तो एनाटॉमी काफ़ी अहमियत हासिल कर लेती है मेडिकल के अंदर, सर्जरी की फील्ड के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी बॉडी की रिप्लेसमेंट हो रही होती है, बॉडी के पार्ट्स की रिपेयरिंग हो रही होती है, बॉडी के पार्ट्स की सर्जरी के अंदर। तो एनाटॉमी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल कर लेती है। इसी तरह से एक और ब्रांच है, वो है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में हम जानदार के बाहरी शक्ल, जो उसका शक्ल सूरत हमें नज़र आ रही है, उसका स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रहा है, वो देखा जाता है। अब ये मार्फोलॉजी हमें कहाँ पर जो है इस्तेमाल की जा सकती है? मार्फोलॉजी हम लोग जब जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, जानदारों को जब हम लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं, तो वहाँ पर मार्फोलॉजी हमारे लिए कई ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जानदार मिसाल के तौर पर लॉइन है,
और कैट्स हो गई, तो ये एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर नज़र आते हैं। फिर हमारे पास एक और ब्रांच मौजूद है जिसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जानदारों को नाम भी देते हैं और जानदारों के ग्रुप्स भी हम बनाते हैं। लाज़मी बात है, जानदारों की जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा जानदार किसके जैसा नज़र आता है। मार्फोलॉजी इसमें काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो सकती है। उसके अलावा जानवर को नाम भी दिया जाएगा। अब नाम किस तरह से दिए जाएंगे तो उसके कुछ उसूल होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। तो कैसे नाम दिया जाता है और कैसे जानवरों की ग्रुपिंग की जाती है, यह हमें टेक्सोनॉमी के जरिए से पता चलता है। आपकी बुक के अंदर एक तीसरा चैप्टर मौजूद है, बायोडाइवर्सिटी, जो कि इसी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। इसी तरह से आपकी बुक में चौथा चैप्टर मौजूद है, सेल्स एंड टिश्यूज। वहाँ पर पहला हिस्सा जो है वो सेल्स के बारे में है, यानी साइटोलॉजी से रिलेटेड, और दूसरा जो हिस्सा है वो हिस्टोलॉजी से यानी टिश्यू से रिलेटेड है। इसी तरह से हमारे पास एक और ब्रांच आ जाती है जो कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम लोग जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे डीएनए के कुछ टुकड़े होते हैं और वो हमारी मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो डीएनए किस तरह से हासिल होता है, किस तरह से डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा होता है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, माँ बाप से औलाद के अंदर, ये तमाम चीज़ें जेनेटिक्स में डिस्कस की जाती हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जेनेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ हेरिडिटी है, यानी कि हम इसके अंदर विरासत को डिस्कस कर रहे होते हैं। कौन से विरासत? जो कि डीएनए है हमारा, जो क्रोमोसोम्स है हमारे, जो कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं कैरेक्टर्स को लेकर के। तो ये तमाम चीज़ें जो जो हमारे अंदर बनना होगा वो हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। अब मज़ीद ब्रांचेस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हासिल करना चाहता है स्लाइड्स के अंदर, तो उसके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वीकली टेस्ट का हिस्सा भी बनना चाहते हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स, तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जिस ब्रांच का जिक्र कर रहे हैं, अगली ब्रांच वो है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसे हम दूसरा एम्ब्रियोलॉजी भी कह रहे होते हैं, यानी कि इसके अंदर हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और एम्ब्रियो के बनने का जिक्र करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि एम्ब्रियो क्या होता है। हमारे अंदर इस तरह से मामला होता है कि सबसे पहला जो सेल बनता है वो हमारा जाइगोट होता है। हमारी बनावट इस तरह से होती है कि एक सेल होता है जो मेल की तरफ से आया होता है जिसे हम स्पर्म कह रहे होते हैं, और दूसरा फीमेल की तरफ से आया होता है जिसे एग कहा जाता है। ये जब आपस में जुड़ते हैं तब वाला स्ट्रक्चर वो जाइगोट होता है, एक सेल का स्ट्रक्चर। तमाम जानदार इसी तरह से एक सेल के स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। और मामला ये होता है कि उसके अंदर आगे फिर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब कि एक सेल, उसमें से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल्स बढ़ते जाएंगे। तो वो वाला स्ट्रक्चर हमारा जो है वो एम्ब्रियो कहा जाएगा। तो एम्ब्रियो कैसे बनता है, कैसे वो आगे बढ़ता रहता है, ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में या एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस की जाती है। सिंपल आप समझ लें कि एक एग हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर पूरा एक चूज़ा डेवलप हो रहा है। तो वो कैसे डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हिस्सा होती है। फिर एक और ब्रांच जो कि हमारे इन्वायरमेंट को स्टडी करती है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके अंदर हम लोग ये जिक्र करेंगे कि हमारे पास जो जानदार होते हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक बनाए हुए होते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, हम लोग ये जिक्र करेंगे कि जानदार जो हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है वो कौन से हैं, और उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी जिक्र होगा। याद रखिएगा, जब हम ताल्लुक को जिक्र करें तो वो वाली ब्रांच खास तौर पर इकोलॉजी कहलवाती है, जिसके अंदर हम इकोसिस्टम को जिक्र करते हैं। इकोसिस्टम कहा ही जानदारों का आपस में ताल्लुक होता है, जानदारों का या गैर जानदार चीज़ों का। तो बायोटिक फैक्टर्स भी जिक्र होंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, और नॉन लिविंग फैक्टर्स यानी अबायोटिक फैक्टर्स भी जिक्र होंगे, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर सनलाइट हो गया। तो हमारा ताल्लुक उन चीज़ों के साथ पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में या इकोलॉजी में डिस्कस होती है। फिर एक और ब्रांच है जो कि है पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी के अंदर हम लोग जो पुराने जानदार हैं जो हमारे से पहले मौजूद थे उनको डिस्कस करते हैं। मतलब कि आज से हज़ारों साल पहले, करोड़ों साल पहले इस ज़मीन पर जानदार मौजूद थे, चाहे वो पौधे मौजूद हैं, प्लांट, या चाहे वो मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स मौजूद हैं। तो पास्ट में गुजरे हुए जानदार, उनको स्टडी करना। अब अगर हमारे से आज से करोड़ों साल पहले कोई जानदार मौजूद थे तो उनका हमें पता कैसे चलेगा? उनके कुछ ना कुछ हमें चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें उनका फॉसिल कहलवाएगा।
फॉसिल पत्थरों में मौजूद उनके पैरों के निशान हो सकते हैं या हड्डियों के स्ट्रक्चर उनके हो सकते हैं। तो जो भी जानदार की पुरानी चीज़ अगर हमें मिल रही है, उससे हम जानदार का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो जानदार किस तरह से होगा, वो सारी स्टडी पैलेंटोलॉजी जो है कहलवाती है। जैसे आज हम डायनासोर्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर, उनका खाना, ये तमाम चीज़ें बता रहे होते हैं कि वो किस तरह से रहते थे, कि वो शिकारी थे या घास खाने वाले थे। ये तमाम चीज़ें जो आज हम बता रहे हैं, वो हम लोग ज़ाहिर सी बात है फॉसल्स के ज़रिए से बता रहे हैं। तो फॉसल्स के ज़रिए से जानदार के बारे में स्टडी करना, उनके माहौल को स्टडी करना, ये सारी चीज़ें पैलेंटोलॉजी में डिस्कस होती हैं। फिर एक और ब्रांच है जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम जानदार का इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसानों का फ़ायदा हो सके। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक और फील्ड आ जाती है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलवाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम हमारे डीएनए को बदलते हैं, हमारे जीन्स को बदला जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मैनिपुलेशन, तब्दीली लेकर आते हैं जीन के अंदर, ताकि जीन जो है वो बदल सके। जीन को रिप्लेस भी किया जा सकता है, मतलब एक ख़राब जीन है जो कि ठीक से चीज़ नहीं बना रहा, तो उसको तब्दील करके दूसरा जीन भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से जीन के स्ट्रक्चर को, जीन की लोकेशन को बदला जा सकता है ताकि हम अच्छी चीज़ें हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर एक दवा होती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये शुगर के पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उनके अंदर ग्लूकोज जो है ज़्यादा अगर है तो वो तब्दील हो सके ग्लाइकोजन के अंदर। हमारे साथ शुगर का मसला ये होता है कि हमारे ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज पड़ा होता है, और इंसुलिन के आने से ज़्यादा ग्लूकोज जो होगा वो एक दूसरे मालिक्यूल ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। लेकिन कुछ मामला में ऐसा होता है कि ये चीज़ हमारी बॉडी में नहीं बनती, और उस सूरत के अंदर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा पड़ा रहेगा। अब इंसुलिन कैसे बनाया जाता है कि हमारा वो जीन जो इंसुलिन को बना रहा है उसे दाखिल किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, साथ साथ इंसुलिन जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से जीन को तब्दील किया जा रहा है, जीन की लोकेशन को बदला जा रहा है, जीन को दूसरे जानदार में दाखिल किया जा रहा है, और वो जो दूसरा जानदार है उसके अंदर हमारी मर्जी के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से जीन में तब्दीली लाना, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी और खुसूसन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो रहा होता है। हम इसके लिए बस इतनी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि टेक्निक यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन वैसे होती है। एक और ब्रांच हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। हम लोग सोशल बिहेवियर एनिमल्स का जिक्र करते हैं। लाजिम बात है, जानदार आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि अगर हनी बीज की बात करें तो वो आपस में एक छत्ता बना करके, हाइव बना करके रहती है। इसी तरह से और भी कई सारे जानवर होते हैं जैसे कि गोरिल्लाज हो गए या फिर लॉयंस वगैरह हो गए, तो वो आपस में एक सोशल इंटरेक्शन बना करके रहते हैं, आपस में एक ताल्लुक बना करके रहते हैं। तो जानदारों का जो आपस में सोशल बिहेवियर होता है वो सोशियो बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। एक और ब्रांच है जिसे पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। मेडिकल के हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि इसके अंदर हम पैरासाइट्स को पढ़ते हैं। पैरासाइट हम उन जानदारों को कहते हैं जो दूसरे जानदारों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। वो फूड के लिए भी डिपेंड कर सकते हैं दूसरे जानदार पर, या फिर वो घर के लिए भी दूसरे जानदार पर डिपेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लाइस सरों में मौजूद होती है, जिसे हम जूं कह रहे होते हैं, वो सरों में मौजूद होती है। वहाँ से वो ब्लड के जैसे खाना भी ले रही है और सर में रह करके उसकी जगह भी मिली हुई है। इसी तरह से एक जरासीम होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि मच्छर के अंदर भी रहता है, हमारे अंदर भी रहता है। तो पैरासाइट उन जानदारों को कहा जा रहा है जो कि दूसरे जानदार के अंदर मौजूद हो सकते हैं, दूसरे जानदार के ऊपर मौजूद हो सकते हैं, दूसरे जानदार के साथ अटैच हुए हो सकते हैं, और वो दूसरे जानदार को नुकसान देंगे, खुद फायदा हासिल करेंगे। फिर आगे आप जिक्र करेंगे पैरासाइट की और दो किस्में होती हैं। जो बॉडी के अंदर जाते हैं सेल के अंदर, उन्हें एंडोपैरासाइट कहा जाता है, और जो सेल के बाहर से, बॉडी के बाहर से हमलावर होते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। तो इस तरह से एंडो और एक्टोपैरासाइट होते हैं। बकरियों के ऊपर भी आपने चिच्चड़ देखे होते हैं, तो वो भी जो है पैरासाइट ही होते हैं, जो कि उनमें से खुराक, उनमें से गिज़ा हासिल कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों के पेट के अंदर भी कुछ कीड़े वगैरह आ सकते हैं जो कि उन्हें खुराक की कमी का जो है शिकार करेंगे। अब एक और ब्रांच हमारे पास मौजूद है, वो है फार्मेकोलॉजी। क्लास 10th के अंदर इसका पूरा एक चैप्टर भी मौजूद है। फार्मेकोलॉजी के अंदर हम लोग जो मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उनका एक्शन जिक्र करते हैं कि हमारी बॉडी में जो मेडिसिन आती है वो किस तरह से काम करती है, वो किस चीज़ के लिए जो है इस्तेमाल की जा सकती है। तो फार्मेकोलॉजी में हम लोग ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में जिक्र करने वाले हैं। आगे आप पढ़ेंगे मेडिसिन का दो किस्में हैं, एक जो कि इलाज कर रही होती है, बीमारी को ख़त्म कर रही होती है, और दूसरी वो होती है जो दिमाग को रिलैक्स कर रही होती है। तो इस तरह से मेडिसिन के बारे में फार्मेकोलॉजी में डिस्कस किया जाएगा। ये भी जिक्र किया जाएगा कि मेडिसिन के असरात क्या होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स
इफेक्ट्स क्या होते हैं, सारा फार्मेकोलॉजी हमें बताती है। फिर हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो मॉलिक्यूल सेल को बना रहे हैं या सेल के ऑर्गेनेल को बना रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ा जाता है। खासतौर पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए को पढ़ा जाता है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टडी किए जाते हैं जो सेल को बना रहे हैं, सेल के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, खासतौर पर डीएनए के मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी एक हमारे पास ब्रांच होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।